हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। बच्चों, ये वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएमए फाइनल का। अभी जो लॉ का एग्जाम हुआ है, अभी जो जुलाई 2023 के अंदर कुछ दिनों पहले सीएमए फाइनल लॉ का जो एग्जाम हुआ है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझाऊंगा, सभी क्वेश्चंस के आंसर भी आप लोगों को मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगा साथ में। बच्चों, अभी जो हम आज की क्लास में क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे वो आपका सिलेबस 2016 सिलेबस 2012 का क्वेश्चन पेपर है जिसका नाम है कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंसेस। हम सिलेबस 2022 का भी जल्दी डिस्कस करेंगे। बच्चों, मैं ये आपको क्वेश्चन पेपर यहां पर समझाना स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए, अब की बार जो क्वेश्चन पेपर आया, ऑल्दो वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पेपर था, लेकिन स्टूडेंट का क्वेश्चन अच्छे हुए, अच्छा एग्जाम हुआ है। एटलीस्ट मैं उन बच्चों के लिए तो गारंटीड बोल सकता हूं जिन्होंने हमसे मोहित बंसल क्लासेस से हमारी क्लासेस परचेज की थी या नोट्स परचेज किए थे। इसकी वजह यह है बच्चों कि जैसे ही एग्जाम हुआ उस दिन मेरी जब बच्चों से बात हुई तो उन्होंने बोला कि सर, आपने सबसे ज्यादा जो जोर दिया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से पढ़कर जाना। सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आए। जिस दिन आपका 15 तारीख को एग्जाम हुआ बच्चों, देखो उसी दिन स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर 3 क्वेश्चन तो अपने नोट से एग्जैक्टली सेम मिले हैं। बच्चों, 3 क्वेश्चन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 1 2 3 3 क्वेश्चन। आपको पता है कि एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 पार्ट आते हैं। इसका मतलब वो पूरे के पूरे 3 क्वेश्चन, उनके पार्ट्स जो हैं वो भी एग्जैक्टली सेम आए क्वेश्चन पेपर के अंदर। इसीलिए मैं बार बार सभी बच्चों को यह बोलता हूं कि आप लोग जब अपना स्टडी मटेरियल पूरा पढ़ लें, आप अपना चैप्टर पढ़ लें, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यूज पढ़ लें, उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। और सिर्फ सीएमए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़कर काम नहीं चलेगा, सीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको साथ में पढ़ने पड़ेंगे, तभी जाकर आप एग्जाम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। देखिए, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है, थैंक यू फॉर गाइडेंस। और बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आए, बोला सर जो आपने क्वेश्चन बैंक दिया था क्लास के अंदर, आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए थे उनसे बहुत ज्यादा हेल्प हुई है। तो बहुत ज्यादा खुशी है कि अब की बार हमारे बच्चों का, हर बार अब बच्चों का बहुत अच्छा एग्जाम होता है, अब की बार बहुत ज्यादा बेटर एग्जाम हुआ है और सबसे ज्यादा फायदा मिला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने बच्चों को क्लास में कराए, उनके नोट्स दिए उससे। चलिए, अब यहां पर हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है कि इफ एनी कंपनी, अगर कोई कंपनी का मेन काम है कि वो फाइनेंस दे रही है प्रोक्योरमेंट के लिए, मतलब किसी चीज को प्रोक्योर करने के लिए या उसकी प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ऐसी एक्टिविटीज के लिए अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल बेनिफिट देती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो वो कौन सी कंपनी होगी? नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी तो नहीं होगी क्योंकि वो तो फाइनेंशियल काम करती नहीं है, एनपीओ। एसोसिएट कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जिसका किसी दूसरी कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस है। ये कौन सी कंपनी है? हम लोगों ने क्लास के अंदर क्लियरली पढ़ा हुआ है कि प्रोड्यूसर कंपनी वो कंपनी होती है जिसका मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना या मैन्युफैक्चर करना है, या फिर प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल करवाना है। आंसर होगा बच्चों प्रोड्यूसर कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर डायरेक्टर का रेजिग्नेशन हो जाता है तो फिर डीआईएन का क्या किया जाता है? डीआईएन बेसिकली कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो इतने सारे डायरेक्टर्स के नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा डायरेक्टर रिटायर बाई रोटेशन नहीं होता? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिटायर बाई रोटेशन नहीं होता। क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ है आपको ये सब कुछ चीज। नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर या होल टाइम डायरेक्टर कंपनी के अंदर अपॉइंट हो रहा है तो किसकी अप्रूवल लेना जरूरी होता है? बाद में किससे अप्रूव कराना जरूरी होता है? जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर, पहले शेयर होल्डर से अप्रूव कराना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कर लिया, उसके बाद में जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से अप्रूव कराना जरूरी होता है। उसके बाद में नेक्स्ट, ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन के अंदर
एक बंदे को भी मीटिंग का कोरम मान लिया जाता है अगर ट्राइब्यूनल ने डायरेक्ट करा। ये आपने सीएमए में पढ़ा है बच्चों, सेक्शन 96 से 98 में पढ़ा है, और बेसिकली ये चीज आपने 98 में पढ़ी है कि अगर कोई कंपनी जैसे मीटिंग करनी चाहिए थी और उसने मीटिंग नहीं करी तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा कि अब आपने मीटिंग नहीं करी, अभी तक करनी चाहिए थी पर आपने मीटिंग नहीं करी है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पीरियड खत्म हो गया है, आप अब भी मीटिंग कीजिए, चाहे से कोरम प्रेजेंट ना हो, चाहे से एक अकेला बंदा आए, चाहे से वो एक अकेला बंदा खुद ओरिजिनल मेंबर ना हो बल्कि उसका प्रॉक्सी आए, तो भी आप मीटिंग कीजिए। तो ये वो सिचुएशन है जहां पर ट्राइब्यूनल एक बंदे को भी कोरम की पावर दे देता है। नेक्स्ट, डीमेट अकाउंट क्यों ओपन किया जाता है? डीमेट अकाउंट ओपन किया जाता है स्टॉक्स को, शेयर्स को और आपकी जो सिक्योरिटीज है उनको खरीदने और बेचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएमए फाउंडेशन में आप लोगों ने पढ़ा था और इंटर में आप लोगों ने पढ़ा था। एक ट्रेड बिल अगर ट्रेड बिल इज एक्सेप्टेड बाय अ कमर्शियल बैंक, अगर कोई कमर्शियल बैंक ट्रेड बिल को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर वो क्या बन जाता है? कमर्शियल बिल बन जाता है। एक बहुत इजी है ये लाइन, आप लोगों ने पढ़ी हुई है, सीएमए फाउंडेशन प्लस इंटर में भी पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर सेबी इंफॉर्मेशन कॉल कर रहा है, इंस्पेक्शन कर रहा है, इंक्वायरीज कर रहा है, तो ये उसका कौन सा फंक्शन होता है? ये उसका रेगुलेटरी, नाम से समझ में आता है यार, वो रेगुलेट कर रहा है, वो गवर्न कर रहा है, वो अपनी पावर्स को यूज कर रहा है, वो लॉ को यूज कर रहा है, रेगुलेटरी फंक्शन है। सेबी को डाउट हो रहा है तो वह इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन करा रहा है, मतलब वो रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, रेगुलेटरी फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से सोशल एनवायरनमेंट का कौन सा कंपोनेंट नहीं माना जाता है? तो ये बच्चे देखा जाए तो वैसे कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए, हालांकि इसके आंसर पर हमेशा डाउट रहेगा जब तक फाइनल की नहीं आ जाती सीएमए की, क्योंकि अगर आप ये बोलोगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ए पर्सन, इसको हम सोशल एनवायरनमेंट में नहीं लेंगे, तो ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि हर बिजनेस की जिम्मेदारी है वो ऐसा प्रोडक्ट बनाकर लोगों को दे जिसमें केमिकल्स ना हो और उनकी लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो अच्छी रहे, है ना। हम कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है फेमा का अगर वायलेशन हो जाता है तो ये कौन सा ऑफेंस है? जब चैप्टर आप लोगों को फेमा का पढ़ाया था सबसे पहले यही बात बताई थी कि फेमा का अगर वायलेशन कर देते हो तो बच्चे ये सिविल ऑफेंस माना जाता है। कौन सा ऑफेंस माना जाता है? सिविल ऑफेंस माना जाता है। इससे पहले फेरा चला करता था 1973, उसका अगर वायलेशन कर देते तो वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। तो बच्चों ये आपके एमसीक्यूज, इतने इजी एमसीक्यूज आए हैं, और ज्यादातर एमसीक्यूज कुछ सीएमए फाउंडेशन इंटर से आए हैं, 2-3, अदरवाइज बाकी सब क्लास में हम लोगों ने पूरा पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो आपका ये बोल रहा है द एक्ट ऑफ लुकिंग और समथिंग केयरफुली और एन ऑफिशियल विजिट टू बिल्डिंग और ऑर्गेनाइजेशन टू चेक दैट एवरीथिंग इज करेक्ट एंड लीगल। ये कब किया जाता है बच्चों? ये तब किया जाता है जब कोई कंपनी बताती है कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस फलानी जगह पर है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अगर कोई फाइनेंशियल डेट रेज किया गया है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के थ्रू, तो उसे क्या कंसीडर किया जाएगा? मैं आपको बता दूं ये न्यू सिलेबस में से क्वेश्चन आया है, भले इसे ओल्ड सिलेबस का पेपर डिस्कस कर रहे हैं लेकिन ये वाला क्वेश्चन न्यू सिलेबस का पार्ट है। इसे बोला जाता है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन कॉस्ट। जब कोई कंपनी का सीआईआरपी प्रोसेस चल रहा है, उसे रिजोल्व किया जा रहा है, बीच बीच में कुछ खर्चे लगते हैं, उसे बोला जाता है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन कॉस्ट। की कंपनी को हम रिजोल्व कर रहे हैं, उसके बीच में जो खर्चे लग रहे हैं उसे इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन कॉस्ट बोला जाता है। ये न्यू सिलेबस के अंदर है लेकिन क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस में डाल दिया गया है। नेक्स्ट बोल रहा है कि डैश विल डेवलप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड कोड ऑफ एथिक्स एंड बी फर्स्ट लेवल रेगुलेटर फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मेंबर्स। इसका क्या होगा? देखो बच्चों बड़ा ही सिंपल सी बात बोल रहा है कि डैश विल डेवलप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड कोड ऑफ एथिक्स एंड बी फर्स्ट लेवल रेगुलेटर फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मेंबर। नाम से पता चल रहा है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी की बात कर रहा है, क्योंकि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी जो है वही फर्स्ट लेवल की रेगुलेटर होती है, स्टार्टिंग की वो रेगुलेटर होती है, उससे ऊपर आईबीबीआई, उससे ऊपर एनसीएलटी। देन उसके बाद में नेक्स्ट ये बोल रहा है कि अगर एक कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के ऊपर कोई इंफ्लुएंस आ जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? एसोसिएट कंपनी बोला जाता है।
इतने इजी क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से पढ़े हैं सीएमए और सीए दोनों के, जो कि हमने क्लास में पढ़ाए हैं, आप बहुत आराम से इनको एग्जाम में अपीयर कर गए होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मीटिंग चैप्टर से उठकर आया है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है, क्लास के अंदर आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि अब कंपनी लॉ ये बोलता है कि कोई भी कंपनी अगर पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन देना चाहती है, दे सकती है, कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी अगर पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन देना चाहती है तो कितना दे सकती है, कोई लिमिट नहीं है बच्चों, इसकी लिमिट खत्म हो चुकी है। कंपनी को जितना मर्जी है उतना पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कंपनी दे सकती है, सिर्फ उसे यह बात अपने एनुअल अकाउंट्स में पब्लिश करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करने के लिए कंपनी को शेयर होल्डर्स की अप्रूवल भी नहीं लेनी है, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को बुलाना भी नहीं है, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा। इतना सा आंसर है इस क्वेश्चन का। लेकिन बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए यह क्वेश्चन किस तरह से दिया एग्जाम में कि अमर सीमेंट लिमिटेड एक कंपनी है जिसको 4 साल हो गए इनकॉर्पोरेट हुए, और पिछले 3 सालों का उसका यहां पर प्रॉफिट दिया हुआ है कि कितना उसने अर्न किया है। अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कंपनी पिछले कितना प्रॉफिट कमाया है उसने। बेसिकली बात यह है कि अगर कोई भी कंपनी पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूशन देना चाहती है, दे सकती है, कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना दे सकती है, बस बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर ले और यह बात अपने एनुअल अकाउंट्स में पब्लिश जरूर कर दे, खत्म बात। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, ये सी क्वेश्चन, मैं आप लोगों को बता दूं ये क्वेश्चन गलत है। मैं आप लोगों को बता दूं ये क्वेश्चन गलत है, या आप इसको ऐसे बोल दो कि ये क्वेश्चन एक तरीके से इनकम्प्लीट है, सही तरीके से प्रिंट नहीं हुआ है। ये बोल रहा है मिस्टर एक्स एबीसी लिमिटेड कंपनी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट थे और उनको एडिशनल डायरेक्टर की तरह अपॉइंट कर दिया गया उसी कंपनी में, उसी कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर की तरह अपॉइंट कर दिया गया। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर अब आप बोलोगे कि सर आपने बोला ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, रॉन्ग है, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मैं बता देता हूं। देखिए सेक्शन 161 सबसेक्शन 1, सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि अगर कोई बंदा ऑलरेडी कंपनी के अंदर डायरेक्टर है या पोजीशन पे है, अब उस कंपनी के अंदर वो एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकता, किसी दूसरी कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर बन सकता है, सेम कंपनी में नहीं बन सकता। मिस्टर एक्स ऑलरेडी एबीसी कंपनी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट है, उसी के अंदर उनको एडिशनल डायरेक्टर बनाया जा रहा है। यहां पर बच्चों डाउट आ जाता है। अब क्वेश्चन जो टाइप करा होगा ना जिसने, एक्चुअली मैं वो शायद यहां पर लिखना चाहता था, मिस्टर एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड कंपनी वाज अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर इन, अब इन लिखा है मतलब वो कौन सी कंपनी में बनना चाहता है एडिशनल डायरेक्टर, ये लिखना चाहिए था, लेकिन इनके आगे डेट दे दी है। अगर ये डेट ही लिखनी थी तो इन नहीं आना चाहिए था, ऑन आना चाहिए था कि इस तारीख को उन्हें एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया। यहां पर इन दिया है, ये कंफ्यूज करने के लिए इनसे गलत टाइपिंग हुई है। ये शायद ये लिखना चाहते थे कि मिस्टर एक्स एबीसी लिमिटेड कंपनी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट है और किसी दूसरी कंपनी के अंदर उनको एडिशनल डायरेक्टर की तरह अपॉइंट किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर कोई बंदा एक कंपनी में किसी पोजीशन पे बैठा है ऑलरेडी, तो उस सेम कंपनी में वो एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकता, किसी दूसरी कंपनी में बन सकता है। सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 इस बात को बोलता है। एक डाउट तो यहां आ गया। अब दूसरा, फिर उसके बाद में बोल रहा है कि उन्हें एडिशनल डायरेक्टर की तरह अपॉइंट कर दिया गया। अब आपको पता है जो एडिशनल डायरेक्टर, कोई भी बंदा एडिशनल डायरेक्टर की पोजीशन पे अपॉइंट होता है, तो जिस दिन वो अपॉइंट हुआ उसके बाद में जो नेक्स्ट एजीएम हो रही है, उस एजीएम तक ही रहता है वो, उस एजीएम में फिर वो हट जाता है। अब कंपनी को उसका काम अच्छा लगा है तो कंपनी उसे किसी दूसरी पोजीशन पे अपॉइंट कर सकती। यहां पर मिस्टर एक्स को एजीएम से पहले ही मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पे अपॉइंट कर दिया, मतलब पहले वाइस प्रेसिडेंट था, फिर एडिशनल डायरेक्टर बना दिया, एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर भी खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट एजीएम भी नहीं आई, मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। और अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुका है, क्या अब उसे एजीएम के अंदर हटा दिया जाएगा? तो बच्चों मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो है वो सही तरीके से
है, इसका आंसर भी आप एग्जैक्टली नहीं लिख सकते, डिप्लोमेटिक आंसर है। आपको लिखना पड़ेगा सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली कोई बंदा ऑलरेडी पोजीशन पर है तो वो एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकता। दूसरा, अगर वो एडिशनल डायरेक्टर है तो नेक्स्ट एजीएम तक उसका काम रहता है, और फिर उसके बाद में कंपनी एजीएम में उसे हटा के और अगर किसी दूसरी पोजीशन पर अपॉइंट करना चाहे कर सकती है। लेकिन अगर कंपनी ने पहले ही उसे किसी दूसरी पोजीशन पर अपॉइंट कर लिया है तो फिर वो नॉर्मली मैनेजिंग डायरेक्टर वाली पोजीशन को एंजॉय कर रहा है। अब उसे एजीएम में नहीं हटाया जाएगा बल्कि मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह वो 5 साल के लिए अपॉइंट हो जाएगा, बशर्ते जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लिया हो। इस तरीके से आपको पूरा डिप्लोमेटिक आंसर लिखना, आप एग्जैक्ट आंसर लिखकर नहीं आ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है बच्चों। आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है, देखिएगा एक बार। ये हमें दो अलग अलग सिचुएशन दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि क्या इसे फॉरेन कंपनी माना जाएगा। दो अलग अलग सिचुएशन है। पहली सिचुएशन क्या है कि एक कंपनी है जो कि इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन इंडिया के अंदर उसने अपना एक ऑफिस खोला हुआ है जहां पर वो शेयर का रजिस्ट्रेशन करती है। क्या उसे फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में माना जाएगा? मैंने आपको बताया था फॉरेन कंपनी क्या है। फॉरेन कंपनी के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं। पहला, फॉरेन कंपनी की एक ब्रांच, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर होना चाहिए, मतलब एक ब्रांच इंडिया के अंदर होनी चाहिए, चाहे से ऑनलाइन चाहे से ऑफलाइन। और दूसरा, उस ब्रांच के अंदर बिजनेस चल रहा है। तो इसकी ये कंपनी फॉरेन के अंदर इंपोर्टेड है लेकिन इंडिया के अंदर इसकी एक ब्रांच है और वहां पर वो शेयर रजिस्ट्रेशन करने का काम कर रही है, मतलब बिजनेस चल रहा है। तो इसको तो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। लेकिन सेकंड वाला बोल रहा है कि इंडियन सिटीजन है जिसने सिंगापुर के अंदर एक कंपनी खोली है, क्या उसे फॉरेन कंपनी माना जाएगा? नहीं। दो कंडीशन सेटिस्फाई, इंडिया के अंदर उसकी ब्रांच होनी चाहिए और वहां बिजनेस हो रहा है। बंदे इंडिया का बंदा है लेकिन खोली उसने बाहर है। क्लियर है ये चीज? इसके बाद में नेक्स्ट बाकी जो क्वेश्चंस है बच्चों वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, डायरेक्ट आए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें तो सभी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर जो सेक्शन 15 इनसाइडर ट्रेडिंग वाला चैप्टर में हमने और सेबी चैप्टर के अंदर पढ़ा था, उसकी पेनल्टी और रेमेडी के बारे में पूछा हुआ है। क्लास में हमने पूरा पढ़ा हुआ है इसको। इसके बाद में नेक्स्ट ये बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के किसी मेंबर को रिमूव कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट सीसीआई के एक मेंबर को रिमूव कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि अब वो फिजिकली या मेंटली एबल नहीं है मेंबर की तरह काम करने के लिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस बंदे को रिमूव करने से पहले अप्रूवल नहीं ली सुप्रीम कोर्ट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सही किया कि गलत किया? देखो बच्चों, क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है, अगर वो चाहे तो सीसीआई के मेंबर को रिमूव कर सकती है। बहुत सारे रीजंस मैंने आपको पढ़ाए थे कि अगर वो फिजिकली या मेंटली एबल नहीं है, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, या फिर उसने कोई फाइनेंशियल फ्रॉड कर दिया है ना। हर केस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती, सिर्फ दो ही केस में लेनी पड़ती है। क्लास में पूरा पढ़ाया हुआ है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सीसीआई के किसी मेंबर को इस वजह से रिमूव कर रही है कि वो फिजिकली या मेंटली डिसेबल हो चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सही किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट वाइंडिंग अप चैप्टर से आया हुआ है, पढ़ाया हुआ है ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को, पूरा सीक्वेंस पढ़ाया हुआ है मैंने। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या एक इंटरमीडियरी इंश्योरेंस कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है? क्लास में पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल नहीं बन सकता है। बाकी बच्चे आप देखोगे सभी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, सभी क्वेश्चन। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट क्या होता है? बच्चों आप लोगों को जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पढ़ाया था उसमें यही पढ़ाया था सबसे पहले। इवन आप लोगों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो क्लासेस हैं, नोट्स हैं आपके पास में, सबसे पहला क्वेश्चन था सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट क्या होता है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन उठकर आ गया। यहां पर देखेंगे
लिस्ट, टाइप ऑफ लिस्टिंग, क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ है कितने टाइप की लिस्टिंग है, कौन कौन सी एक्टिविटीज को सीएसआर में कंसीडर नहीं करते, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पढ़ाया था, शेड्यूल 7 में जो फॉल होता है, पूरी लिस्ट पढ़ाई है बच्चों आप लोगों को, पूरी लिस्ट पढ़ाई हुई है इसकी। तो सभी आप देखोगे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी क्वेश्चन। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में कौन कौन सी असेट्स को लिक्विडेट नहीं कर सकते, मैंने आपको यह भी पढ़ाया था, है ना। इंसॉल्वेंट, ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को कैसे अपॉइंट किया जाता है, और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अगर उसे रिप्लेस करना चाहें, अपॉइंट करना चाहें तो कैसे अपॉइंट कर सकते हैं। प्रमोटर्स को मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना देना पड़ता है, कितने टाइम के लिए वो लॉक इन रहते हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, और यहां पर आपको बताया भी कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है मोस्टली। सबसे मेन बात यह है कि बच्चों, वो बच्चा बहुत आराम से क्वेश्चन, मैंने लास्ट अटेम्प्ट में भी बहुत बार बोला, हर बार बोलता हूं, अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं तो आपको किस तरीके से पढ़ना है लॉ को, मैं दोबारा से आपको बोल रहा हूं, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और आप भी बच्चों इसी तरीके से हमारे पास में मैसेजेस करोगे, हमें बहुत खुशी मिलती है जब बच्चा बोलता है कि सर आप दुनिया के बहुत अच्छे, लॉ के सबसे अच्छे टीचर हो। तो ऐसा नहीं है बाकी टीचर अच्छे नहीं है, बट खुशी इतनी मिलती है कि बच्चे ने हमसे पढ़ा, हमने पूरी मेहनत से पढ़ाया, हमने उसको पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ाया। जब उसको चैप्टर पढ़ा रहे थे तब हमने टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसे सॉल्व करवाए, हमने उसको एमसीक्यू सॉल्व करवाए, फिर हमने उसको सीएमए और सीए के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए। उसके अलावा हमने हर चैप्टर का बहुत बार उसका टेस्ट लिया, बहुत बार उसकी, और उसके अलावा सबसे मेन चीज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई गई, उसको लिखने का तरीका समझाया गया कि एग्जाम में आखिर आंसर लिखकर कैसे आना है। तब जाकर बच्चों ये लॉ की पढ़ाई पूरी होती है आपका, तब जाकर। अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो ना कोई, पहले स्टडी मटेरियल जो हमने क्लासेस में पूरा पढ़ा है पहले वो पढ़ो, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ो, सीए सीए में दोनों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड, एमसीक्यूज पढ़ो, टेस्ट दो उस चैप्टर के, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, वे ऑफ प्रेजेंटेशन तरीका सुधारो, तब जाकर आपके भी इसी तरीके से बच्चों मैसेजेस आएंगे कि सर बहुत अच्छा पेपर गया और मजा आ गया पेपर देख। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने अभी जो लेटेस्ट जुलाई 2023 में सीएमए फाइनल ओल्ड सिलेबस का लॉ सब्जेक्ट का पेपर है, वो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। ये पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल पे हम लोगों ने अपलोड कर दी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, हमारे ऐप का लिंक है, आप वहां पर ज्वाइन करके और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।